हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई 2 में हम लोग चैप्टर 15 के क्लास 5th में पहुंच चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये हमारी कॉन्सेप्ट की लास्ट क्लास होगी और इसमें हम लोग करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है ये लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दिया था, Q इज इक्वल टू, जिसमें हमारा दो टाइप का लेबर था, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। तो टोटल प्रोडक्शन वाज L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। पहले का जो वेज था वो था अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू L1। दूसरे का जो वेज था वो था अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इंटू L2। अब हमें इसमें तीन काम करने थे: मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ऑप्टिमल लेबर डिमांड एंड ऑप्टिमल वेजेस। कॉस्ट क्या होगा बच्चे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। किसी को कोई आइडिया, कोई बताना चाहेगा कॉस्ट क्या होगा? इस फर्म में हाँ, जितना भी वेजेस हम लोग पे करेंगे दैट विल बी आवर कॉस्ट। और कितना पे करेंगे, तो फर्स्ट टाइप के लेबर का अगर L1 नंबर है, सबको W1 पे करें तो टोटल कितना पे करेंगे, W1 इंटू L1। सेकेंड टाइप के लेबर में अगर एक को W2 पे करना है, वी हैव L2 अमाउंट ऑफ लेबर, तो L2 इंटू W2, टोटल हो जाएगा W1 L1 प्लस W2 L2। फिर इसमें W1 की वैल्यू डाल दी थी हम लोगों ने, W2 की वैल्यू डाल दी थी, और फिर इस पूरे को हम लोगों ने सॉल्व किया था, मतलब सिंप्लीफाई किया था। फिर रेवेन्यू तो पता ही है, P इंटू क्यू। लेकिन एक बात है कि यहाँ प्राइस दिया नहीं है, तो P इज कांस्टेंट, कांस्टेंट प्राइस मान करके हम लोग फिर रेवेन्यू निकाल सकते हैं L1 प्लस L2 का। फिर रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दिया था मैंने और अलग अलग कर दिया था, उसके से होमवर्क दिया था। अब बताओ किससे किससे हो गया है, अपना नाम बताते चलो। हाँ, तनुजा ने कर लिया, और किसी ने? तनुजा ने कर लिया, टीना और बाकी सभी बच्चे, राहुल, अर्जुन, क्या क्या नाम है सब, अभी कहाँ है सब? चलो, नहीं किया तो आज करते हैं क्लास में, और जिन्होंने कर लिया वो देखना उनका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैम आई एम एब्सेंट इन द लास्ट क्लास, टीना, ओके। कोई बात नहीं, तो वीडियो तो हम लोग अपलोड कर ही देते हैं, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, आपको लिंक तो मिलता ही होगा सारे वीडियोस का। यहाँ देखो, इसमें से बीटा माइनस बीटा 1 को बाहर ले लेना है। माइनस बीटा 1 बाहर ले लिया हम लोगों ने, तो L1 स्क्वायर माइनस P माइनस अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 टू L1 हो गया। अब देखो, प्लस यहां से ले लिया माइनस बीटा 2, L2 स्क्वायर माइनस P माइनस अल्फा 2 अपॉन बीटा 2 इंटू L2। इधर हो जाएगा माइनस बीटा 1, L1 स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए P माइनस अल्फा 1 बाई 2 बीटा 1 इंटू L1। अब 2 और इसको छोड़ दो, तो जो बीच का रहता है, तो ये एक आइडेंटिटी में बन रहा है बच्चे, 2AB। तो B का स्क्वायर तो दिख रहा है, A का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, वो हमें करना पड़ेगा। तो प्लस P माइनस अल्फा 1 बाई 2 बीटा 1 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर माइनस बीटा 2, L2 स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लीकेशन और 2 से डिवीजन भी। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ये तरीका होता है। अब देखना जरा, जो 2 और इसको छोड़ने के बाद जो बीच का बचता है उसी का तो होल स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं और एक बार सबट्रैक्ट करते हैं ना। एक बार ऐड करेंगे बच्चे P माइनस अल्फा 2 बाई 2 बीटा 2 का होल स्क्वायर, और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे P माइनस अल्फा 2 बाई 2 बीटा 2 का होल स्क्वायर। यह आ गया माइनस बीटा 1। ये तीन जो है ये हो जाएगा L1 माइनस P माइनस अल्फा 1 बाई 2 बीटा 1 का होल स्क्वायर। देखो, तीन टर्म मिलकर के A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर क्या हो जाएगा, A माइनस B का होल स्क्वायर। लेकिन बच तो गया लास्ट टर्म ना, लास्ट टर्म के साथ माइनस भी है, तो बाहर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस।
और ये हो जाएगा p माइनस अल्फा 1 का होल स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा 4 बीटा 1 स्क्वायर और यहाँ पे बीटा 1 है, कैंसिल, नीचे में आ जाएगा 4 बीटा 1। ठीक है, हाफ हाफ पार्ट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट में माइनस बीटा 2। अब इन तीनों को एक साथ देखना है बच्चे, ध्यान से देखो, ये हो गया a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा L2 माइनस p माइनस अल्फा 2 बाई 2b2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस p माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर, नीचे में इधर आएगा 4 बीटा 2 स्क्वायर, बीटा 2 कैंसिल, 4 बीटा 2 बच जाएगा। अब फिर से वही बात, जिन्होंने MME 1 में चैप्टर 3 पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि ये चीज बच्चे आपका, ये देखो जितना भी येलो में शेड कर रहे हैं, ये चीज हमेशा रहेगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये है परफेक्ट होल स्क्वायर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये है माइनस बीटा 1 जो कि नेगेटिव, तो ये हमेशा आएगा नेगेटिव। तो अब अगर नंबर लाइन पे आपके पास बहुत सारे नेगेटिव हैं और अगर जीरो भी है, तो आप इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जीरो बता सकते हो, क्योंकि नेगेटिव और जीरो में से जीरो इज द बिगेस्ट वैल्यू। अगर आपको बैंक ऑप्शन दे कि आप अपना नेगेटिव बैलेंस रखना चाहते हो या जीरो बैलेंस रखना चाहते हो, तो हर कोई क्या चूज करेगा? जीरो, बिकॉज जीरो इज मैक्सिमम या जीरो इज मोर देन ऑल दी नेगेटिव। तो इसमें बच्चे मैक्सिमम वैल्यू इस येलो वाले पार्ट की क्या हो जाएगी? जीरो। वैसे ही ये भी टर्म है, दिस वन ऑल्सो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और माइनस बीटा 2 है, तो दिस इज नेवर गोइंग टू बी पॉजिटिव, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा? जीरो। और ये सब हो रहा है प्रॉफिट के लिए, ये सब हो रहा है किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, जो कि है L1 और L2 पे बेस्ड। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इस पार्ट को होना पड़ेगा जीरो, इस पार्ट को होना पड़ेगा जीरो। दिस इज p माइनस अल्फा 1 का होल स्क्वायर बाई 4 बीटा 1 प्लस p माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर बाई 4 बीटा 2 बाई 4 बीटा 2, और किस पर होगा? एट L1 इज इक्वल टू L1। ये चीज जीरो तब होगा जब L1 की वैल्यू ये होगी p माइनस अल्फा 1 बाई 2 बीटा 1, और L2 की वैल्यू कितनी होगी? जब ये होगी p माइनस अल्फा 2 बाई 2 बीटा 2, p माइनस अल्फा 2 बाई 2 बीटा 2। ठीक है, तो ये आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट, और किस पे होगा वो भी हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या था जरा देखना, 3 पार्ट्स देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट और ऑप्टिमल लेबर डिमांड और ऑप्टिमल वेजेस। तो लेबर डिमांड तो आ चुका है, लेकिन वेजेस के लिए ये वाला फॉर्मूला को उधर ले जाना पड़ेगा ना, तो एक बार देखो तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 L1, वैसे ही अल्फा 2 प्लस बीटा 2 L2। तो अब वेजेस निकालने की बारी आ रही है। वेजेस इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 L1, तो इसमें पुट करेंगे अल्फा 1 प्लस बीटा 1, L1 की जगह पे p माइनस अल्फा 1 बाई 2 बीटा 1, बीटा 1 कैंसिल, दिस इज 2 अल्फा 1 प्लस p माइनस अल्फा 1 बाई 2, तो दिस इज अल्फा 1 प्लस p बाई 2, दिस इज W1। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड वेजेस निकालेंगे W2, तो W2 कितना हो जाएगा? अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इंटू L2, अल्फा 2 प्लस बीटा 2, बीटा 2 कितना है? बीटा 2 तो बीटा 2 ही है। ये क्या क्वेश्चन हुआ? L2 p माइनस अल्फा 2 बाई 2 बीटा 2, बीटा 2 कैंसिल, दिस इज 2 अल्फा 2। एलसीएम भी ले लेते हैं ना लगे हाथों बच्चे, समझ में आता है या नहीं आता है? जहां भी नहीं समझ में आए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन सबका अपना अपना होता है। ठीक है, तो हर किसी का करने का तरीका अलग होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे से पूछोगे, जैसे ही 2-4 क्लास निकलेगा, 10 क्लास ना,
आपको मेरा भी मेथड ऑफ टीचिंग समझ में आने लगेगा कि मैम कैसे कैसे सिंप्लीफाई करती है, मैम क्या क्या गलती करती है, ये भी बच्चों को पता लग जाता है। फास्ट फास्ट में कुछ कुछ गलती हो जाता है तो बच्चे मुझे टोकते हैं कि मैम ये वाला आपने गलत कर दिया। तो ये सब आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। वैसे अब तो खैर अभी तो नहीं होगा गलत, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। तो p प्लस अल्फा 2/2, दिस इज W2। आपको क्लास में बिल्कुल अटेंटिव रहना है। आपने सुना है एक पक्षी बगुला, हंस 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 को कहा जाता है ना कि अगर आप हंस को दूध में पानी मिला करके भी दोगे ना, पानी छोड़ देगा और दूध पी लेगा। और कितना भी गंदा पानी में उसको रखोगे फिर भी वो क्या साफ पानी ही जा करके पिएगा, उसको पीना होगा तो गंदा पानी कभी नहीं पीता। तो उसी तरीके का विवेक, मतलब हंस के जैसा आपका बुद्धि होना चाहिए। कितनी सारी बातें आपके सामने में आएंगी, लेकिन आपको लेना सिर्फ वही है जो अच्छी है। और इतना दिमाग ना सबके पास होता है। जैसे ही आप 12-13 साल क्रॉस करते हो ना अपने लाइफ के, 12 इयर्स के बाद हर बच्चे के अंदर में दिल में एक बार धक से जरूर होता है अगर कोई चीज बुरा है तो, नहीं यार मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो बस वही वार्निंग होता है, वही सिचुएशन होता है। तो हर किसी के लाइफ में बुरा अच्छा आता है। अभी आप पढ़ रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, हर जगह जा रहे हो, बिजी हो रहे हो, बहुत कुछ आपको मिलता होगा, बहुत कुछ नया 12th के बाद। तो बहुत कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आते होंगे आपकी लाइफ में, बहुत कुछ पॉजिटिव चीज भी आता होगा। और अब आप इतने कैपेबल हो कि आप नेगेटिव पॉजिटिव पहचान सको। जो नहीं पहचानते वो तो बच्चे गलती करेंगे ही, उनको मेरी बातें लेक्चर जैसी लगेंगी कि क्या मैम फालतू का लेक्चर कर रही है। लेकिन छोटी छोटी बातें अगर आपकी लाइफ में एक भी बच्चे को इंस्पायर कर दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने जो भी मेहनत किया किसी एक बच्चे का तो नज़रिया बदला। तो आपको हमेशा अच्छी चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो वही बातें कह रहे हैं कि आप सिर्फ अपना अच्छा अच्छा पढ़ाई करो, जितनी भी बातें आती हैं नेगेटिव उन सारे थॉट्स को निकालना है। तो क्लास में अटेंटिव होना है, इतना अटेंटिव होना है कि तुरंत मैम की गलती पकड़ो, तुरंत मैम से पूछो कि मैम आपने ये स्टेप कैसे कर दिया, मुझे तो समझ में नहीं आया। ये नहीं कह रहे बाद में वीडियो खोलेंगे और देखेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि कंसंट्रेशन लेवल क्लास में आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है। वैसे रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी लाइव क्लास के जैसा ही पढ़ रहे होंगे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया, इसलिए ब्रेक था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर आप जितना स्टार लगाना चाहते हो लगा सकते हो, इसलिए मैंने ब्रेक लिया था। देखो ये दो डिमांड फंक्शन दे रखा है, P1 इज इक्वल टू 100 माइनस Q1, P2 इज इक्वल टू 80 माइनस Q2, C इज इक्वल टू 6 इंटू Q1 प्लस Q2। हमें निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट, प्राइस चार्ज्ड, लॉस, प्रॉफिट व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, when price discrimination is made illegal। जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है तो, ठीक है। तो अब देखो जरा बच्चे, इसमें हम लोगों को फर्स्ट केस में मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। जैसे पहले क्वेश्चन में किया है वैसे ही ये दोनों पार्ट तो आप लोग भी कर सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट, प्राइस चार्ज्ड। फिर तीसरा वाला केस नया है, जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल। मतलब अभी तो आपको दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, एक P1 और एक P2, लेकिन अब एक नया रूल आ गया है कि नहीं P1 P2 नहीं चलेगा, एक ही प्राइस सबको लगा देना है। तो तीसरे वाले केस में बच्चे हम लोग P1 और P2 को P मान करके सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट केस निकाले तभी तो कंपेयर करके बताएंगे कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है।
मतलब जब डिफरेंट प्राइसेस पे अलाउ था हमें बिजनेस करना तो प्रॉफिट कितना हुआ, और जब सेम प्राइस कर दिया तो प्रॉफिट कितना हुआ। फिर दोनों में देखेंगे कि प्रॉफिट पहले से कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, यही हमें कंपेयर करना है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन करना शुरू करें, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो, नहीं तो चलो शुरू करते हैं। अभी सिंपल केस, कुछ नहीं लिखना। व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, तो आप दे सकते हो केस 1 एट डिफरेंट प्राइसेस, एट डिफरेंट प्राइसेस, इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए ध्यान दें। P1 is equal to 100 minus Q1, P2 is equal to 80 minus Q2, C is equal to 6 into Q1 plus Q2। मुझे बताया कि रेवेन्यू कितना हो जाएगा। रेवेन्यू अभी तो जस्ट एक क्वेश्चन किया था, P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2। तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, P1 की जगह पे आप डाल दोगे 100 माइनस Q1 इंटू Q1 प्लस P2 की जगह पे डाल दोगे 80 माइनस Q2 इंटू Q2। R इज इक्वल टू आ जाएगा 100 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस 80 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर। आ गया रेवेन्यू। कॉस्ट क्या है, 6 Q1 प्लस 6 Q2। 6 Q1 प्लस 6 Q2 मैंने कुछ नहीं किया, ये देखो ना, बस 6 Q1 एक साथ, एक बार 6 Q2। सो सिंपल। आ रहा है समझ में सभी को? अब निकलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू इज 100 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस 80 Q2, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इस फंक्शन को कॉपी कर रहे हैं, माइनस Q2 स्क्वायर, ये रेवेन्यू हो गया, माइनस कॉस्ट, तो माइनस 6 Q1 माइनस 6 Q2। अब इसके बाद तो आपको पता है, क्योंकि अभी हम लोग चैप्टर 15 कर रहे हैं और हमें मैक्सिमा मिनिमा का कोई और तरीका नहीं पता है, सिर्फ क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन आता है, इसलिए अभी हम क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन से ही अटेम्प्ट करेंगे। एग्जाम में इसके बाद से डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव मेथड से भी कर सकते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 17 में। तो जब चैप्टर 17 पढ़ लेंगे और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो फिर इसके आगे का तरीका अलग होगा, बस मैक्सिमम निकालने का तरीका अलग होगा, डेरिवेटिव्स यूज करके निकालेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमें नहीं पता, हमने चैप्टर 17 नहीं पढ़ा है, तो चैप्टर 15 में सिर्फ क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से फिर से बढ़ेंगे। देखो तो कहाँ कहाँ Q1 है, Q1 वाले सारे टर्म्स को एक साथ, दिस इज Q1 Q1 Q1, तीन जगह Q1 है, ये हो जाएगा माइनस Q1 स्क्वायर। कितने सारे क्यू, अच्छा दो ही तो Q1 है। 100 माइनस 6 कितना हो गया, 94 Q1 प्लस माइनस Q2 स्क्वायर, 80 माइनस 6 कितना हो गया, 74 Q2। ठीक है, अब देखो इसमें से माइनस ले लेंगे बाहर, ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर माइनस 94 Q1 प्लस माइनस आ जाएगा बाहर Q2 स्क्वायर माइनस 74 Q2 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 47 होगा ना। जहां लगे बच्चे कि मैम ने जल्दी में गलती कर दी है, आप लोग खुद ही देख जल्दी मुझे बता देना, जितना जल्दी बताओगे उतना अच्छा रहेगा। माइनस Q2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू, चेक करते रहना, आप लोग भी कैलकुलेटर लेकर के बैठे हो ना, 2 इंटू 37 Q2, 37 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में मजा आता है, जब न्यूमेरिकल होता है ना नंबर, तो मजा आता है। वो ए बी बाई क्यू वो सब करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। 47 तो पता लग गया। अब देखो ये तीनों टर्म और इधर के तीनों टर्म, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस Q1 माइनस 47 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 47 क्या बन जाएगा, 47 का होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा Q2 माइनस 37 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 37 का होल स्क्वायर।
फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, ये इस टर्म को होना पड़ेगा जीरो, क्योंकि ये माइनस और स्क्वायर है, ये भी माइनस ऑफ समथिंग होल स्क्वायर है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट को होना पड़ेगा, इन दोनों पार्ट को होना पड़ेगा जीरो। तो 0 प्लस 47 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 37 का होल स्क्वायर, तो मैक्सिमम पाई कितना हो जाएगा, 47 का होल स्क्वायर प्लस 37 का होल स्क्वायर, 47 स्क्वायर प्लस 37 स्क्वायर इज इक्वल टू 3578। ये सिचुएशन तब की है जब अलग अलग प्राइस पे हम काम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम पाई इज इक्वल टू 3578, मैक्सिमम पाई इज इक्वल टू 3578, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट निकल गया, प्राइसेस निकालना है, तो प्राइस का फॉर्मूला क्या है, P1 इज इक्वल टू 100 माइनस Q1 और P2 इज इक्वल टू क्या है, 80 माइनस Q2। तो P1 इज इक्वल टू 100 माइनस Q1, Q1 हमने निकाला था, अरे यार ये कैसे हो गया, ये देखो तो Q1 47 होगा तभी तो जीरो होगा ना, Q2 37 होगा तभी तो जीरो होगा। एट, आप बगल में लिख दो, एट Q1 इज इक्वल टू 47 एंड Q2 इज इक्वल टू 37। तो प्राइस हो जाएगा, प्राइस का फॉर्मूला है 100 माइनस Q1, Q1 की जगह पे क्या डालेंगे, यही 47, और इधर P2 इज इक्वल टू 80 माइनस Q2 कितना आ जाएगा 37, तो 100 माइनस 47 कितना हो गया, 100 माइनस 47 इक्वल टू 53। तो P1 इज इक्वल टू आ गया 53, P2 इज इक्वल टू कितना आ गया 80 माइनस 37, 80 माइनस 37 इक्वल टू 43, ये आ गई P2 की वैल्यू। तो ये सब तब के सिचुएशन है व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाज अलाउड। अब केस 2 में चल रहे हैं, व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट केस में किसी को कोई प्रॉब्लम, व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, जब अलग अलग प्राइसेस पे अलाउड नहीं है बिजनेस करना, दैट इज P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P ही मान लेंगे कांस्टेंट। क्या मान लेंगे कि P1 और P2 दोनों सेम है और उसको क्या मान लिया जाएगा, P। अब हर वो जगह जहां जहां P1 और P2 अलग अलग थे वहां वहां आपको P डाल करके फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे P1 और P2 को P माना, जो हमारा डिमांड फंक्शन था वो क्या था, 100 माइनस Q1 इज इक्वल टू P। पहला डिमांड फंक्शन क्या था, एक मिनट रुक जाओ, पहला था P1 इज इक्वल टू 100 माइनस Q1, दूसरा था P2 इज इक्वल टू 80 माइनस Q2। तो यहाँ से P इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस Q1, इधर हो जाएगा P इज इक्वल टू 80 माइनस Q2। Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस P, और इधर Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 माइनस P। कोई दिक्कत इसमें, टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, टोटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Q इज इक्वल टू 100 माइनस P प्लस 80 माइनस P, ये हो गया 180 माइनस 2P। ये किसकी वैल्यू हो गई, Q की वैल्यू हो गई। तो Q इतना आ गया 180 माइनस 2P, रेवेन्यू कितना हो जाएगा, P इंटू Q। टोटल क्वांटिटी भी आपका P के टर्म्स में आ चुका है और P आपके पास प्राइस है ही, तो रेवेन्यू आप कुछ नहीं कर रहे हो, Q की जगह पे आप P के टर्म्स में रेवेन्यू को कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू Q, तो P ही रहेगा और Q की जगह पे क्या डाल दोगे, 180 माइनस 2P। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू 180P माइनस 2P स्क्वायर, रेवेन्यू आ गया। ध्यान से सुनो, नाउ रेवेन्यू इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ
सिंगल वेरिएबल दैट इज पी। बिल्कुल एमएमई 1 जैसा या फिर क्लास 12th जैसा हम लोग मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। तो डी आर बाई डी पी मस्ट बी इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 180, या फिर आप क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हो। -4p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू आ गया 180/4, 290 कितना आ गया बताओ 45। तो प्राइस तो आ गया 45। अब मैक्सिमम प्रॉफिट, अच्छा मैक्सिमम है या नहीं ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो d2r/dp2 करेंगे, d2r/dp2। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये रहा, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव करते हो तो -4 आ जाएगा जो कि नेगेटिव है। तो केस ऑफ क्या, मैक्सिमा। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब होता है केस ऑफ मैक्सिमा। हेंस वी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर, एट p इज इक्वल टू 45 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, डाला था हमने। ओ माय गॉड, ये तो रेवेन्यू के साथ सारा काम कर दिया ना हम लोगों ने, प्रॉफिट तो निकाला ही नहीं। हटाना पड़ेगा बच्चे, एक मिनट, रेवेन्यू को ही बस किए चले जा रहे हैं। कॉस्ट को माइनस कहाँ किया, रुक जाओ रुक जाओ, कॉस्ट कितना था, कॉस्ट था हमारा 6 इंटू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 यानी कि Q, यही था ना, 6 इंटू Q यानी 6 इंटू 180 माइनस 2p, यही आ गया 6 इंटू 180 माइनस 2p। अब बस इसको हम लोगों को सॉल्व कर देना। 180 18 6 जो कितना होता है 108 होता है ना, और एक 0 -6 टू जो 12p। अब जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो प्रॉफिट हो जाएगा 180p माइनस 2p स्क्वायर माइनस 1080 प्लस 12p। तो प्रॉफिट फंक्शन आ चुका है -2p स्क्वायर 180p प्लस 12, तो 190p माइनस 1080 फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होना चाहिए, डी पाई बाई डी पी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो -4p प्लस 190 मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा p वही निकल करके आया 45, क्योंकि जिस पे मैक्सिमम रेवेन्यू होगा उसी पे मैक्सिमम प्रॉफिट भी होगा, तो p इक्वल टू 45 आ गया। 45 आएगा या -4p 192p आ रहा है, मेरा 190 आ रहा है, देखो तो कहीं कुछ गलत किए हैं क्या। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे करेक्शन कर लो रेड। हाँ ठीक है 192 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 192 कर लो आप लोग, तब ये आ जाएगा 192/4, लगभग कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, 48 आ गया। अब आप d2 पाई बाई dp2 निकालो सेकेंड डेरिवेटिव, तो -4 आएगा यहाँ से, -4 नेगेटिव, सो केस ऑफ मैक्सिमा, तो वी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एट p इज इक्वल टू कितना 48 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू, उसके लिए आपको 48 को पुट करना पड़ेगा प्रॉफिट फंक्शन में। वेयर इज प्रॉफिट फंक्शन, ये पूरा है प्रॉफिट फंक्शन, इसमें पुट करेंगे हम लोग p इज इक्वल टू कितना 48 -2 इंटू 48 का स्क्वायर प्लस 192 इंटू 48 माइनस 1080। इसको जब सॉल्व करोगे तो पूरा आ जाएगा ये 3528 आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आप लोग मुझे बताओ, मैक्सिमम प्रॉफिट 3528 आया और पहले क्या आया था मैक्सिमम प्रॉफिट, लिखा हुआ है कहीं पे 3578, रुक जाओ मुझे लिखने तो नहीं तो जाएंगे।
3578, ये था अर्लियर, जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, मतलब अलाउड था, तब की बात है। तो देखो ना, कम नहीं हो गया, वी गेट लॉस। कितने का लॉस? 3578 माइनस 3528, यानी ₹50 का लॉस हो गया है। यानी जब हम लोग हर एक माल बेच रहे हैं, हर एक माल आपने सुना होगा, अगर लोकल मार्केट में गए होंगे तो हर एक माल, हर एक माल, हर एक माल 20 रुपए, हर एक माल 50 रुपए, इस तरीके से आप आवाज लगाते हुए सुनते होंगे मार्केट में। तो हर एक माल, यानी अगर सबका प्राइस एक कर दिया जाए तो अब हमारा लॉस हो रहा है, और वो भी कितने का? ₹50 का। समझ में आई बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में बच्चे, आपको समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को तो कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर कर जाना, दिमाग में आइडिया क्लिक कर जाएगा। तो फिर इस टाइप का मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन देंगे तो आप ट्राई कर पाओगे। इसके बाद बच्चे 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो तो कंप्लीट हो गए। लास्ट क्लास में 3 कराया था, आज मैंने 2 करा दिया, तो 5 इंपॉर्टेंट लेंदी वाले क्वेश्चंस तो हो गए। अब लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल वाले क्वाड्रेटिक फॉर्म को देखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के fxy इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर, इस टाइप का, ठीक है। अब बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन इसका मेन फॉर्म स्टार्ट करने से पहले, एक बेसिक फॉर्म हम डिस्कस करना चाहेंगे। देखना जरा, अगर कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे ये दे दिया मैंने, fxy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, एक्स वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0 0, मतलब हम ओरिजिन पॉइंट नहीं ले रहे हैं। ओरिजिन को छोड़ करके हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, लाइक दिस वे। ओरिजिन नहीं ले रहे हैं, बाकी 2D का सारा पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे मार्क कर दो, पूरा शेड कर दो, कोई भी ले लो, बस ओरिजिन नहीं लेना। तो पहला पार्ट, अगर मैंने fxy, अच्छा ओरिजिन नहीं ले रहे, तो कोई मुझे बताएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का साइन क्या होगा? अब एक्स स्क्वायर तो कभी भी 0 होने वाला नहीं है बच्चे, क्योंकि ओरिजिन नहीं लेना है, तो कुछ ना कुछ 1 -1 0.1 0.2 कुछ भी लोगे, उसका स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होगा। ना एक्स स्क्वायर 0 होगा, ना वाई स्क्वायर 0 होगा, तो दोनों का सम तो 0 होगा ही नहीं, दोनों का सम तो 0 होगा ही नहीं, और नेगेटिव भी नहीं होगा। तो दिस इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू गलती से भी नहीं लगाना, क्योंकि ये 2 स्क्वायर का सम है, एंड स्क्वायर इज नॉट इंडिविजुअली 0 बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग ऑरिजिन। ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो हमेशा ये पॉजिटिव ही देगा, और इस टाइप को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेफिनिट। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेफिनिट। क्या कहते हैं इसको? पॉजिटिव डेफिनिट। अगर fxy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर ले लिया, अब इसके बारे में जरा बताओ, है तो ये भी होल स्क्वायर, नेगेटिव तो होगा नहीं बच्चे। लेकिन 0 0 को छोड़ करके अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1 ले ले, तब तो 1 -1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। यानी ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। हुआ तो पॉजिटिव, लेकिन एक जो 0 लग गया, उसकी वजह से इसका नाम हो जाएगा पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। मतलब ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसी चीज जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, नेगेटिव ना आए, उसको कहते हैं पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। इसी तरीके से
नेक्स्ट जो है वो है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आप ले लो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताओ कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, और अगर माइनस लग गया तो अब ये हमेशा श्योरली नेगेटिव ही होगा। इसका नाम हो जाएगा नेगेटिव डेफिनिट, डेफिनेटली ये नेगेटिव ही होगा। अब आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा कि मैम क्या नेगेटिव सेमी डेफिनेट भी होता है? यस बच्चे, देखो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आप रख लो माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब फिर से वही बात, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमेशा होगा पॉजिटिव, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव होगा। कभी कभी जीरो भी होगा जब x और y दोनों सेम नहीं होंगे। ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा नेगेटिव सेमी, नेगेटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। 5 चीजें होती हैं, 4 तो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब क्या दुनिया में हर चीज क्या सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ही होता है? नहीं बच्चे, कुछ ऐसी चीजें होती है जो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। जैसे अगर मैंने आपको दे दिया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब आप बताओ अगर कोई 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ले लेगा तो उसका आ जाएगा नेगेटिव। कोई अगर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ले लेगा तो आ जाएगा उसका पॉजिटिव। कोई 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर ले लेगा तो जीरो। यानी ये तो कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। इसलिए हम लोग इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? इनडेफिनिट। किस कैटेगरी में डालेंगे? इनडेफिनिट। क्लियर बच्चे? तो ये 5 टॉपिक तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज पॉजिटिव डेफिनेट, व्हाट इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, व्हाट इज नेगेटिव डेफिनेट, व्हाट इज नेगेटिव सेमी डेफिनेट एंड व्हाट इज इनडेफिनेट। 5 चीजें दिमाग में आ गया। लेकिन ये सब हमने बहुत ही इजी एक्सप्रेशंस के लिए पढ़े हैं, जो कि देखते ही आप डिसाइड कर लोगे कि ये है क्या। लेकिन अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ेंगे, ऐसे क्वाड्रेटिक फंक्शन जिनको देख करके आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग देना क्राइटेरिया फॉर डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस के लिए क्राइटेरिया है, पहला फंक्शन देखो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर। पहला क्राइटेरिया है बच्चे केस 1। 5 केस तो बनेंगे ना इसके, 5 केस डिस्कस करना है। तो अगर a ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 एंड c इज ग्रेटर देन 0 एंड a b c इज ग्रेटर देन 0, ये केस हो जाएगा पॉजिटिव डेफिनिट का। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेफिनिट का। केस 2, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इधर a b b c, इनमें से कोई भी अगर ऐसा होने लगा, डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया, या फिर a और c 0 आ गया, a और c 0 होगा तब तो डिटर्मिनेंट खैर 0 होगा ही नहीं। लेकिन इस तरीके से इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। जरूरी नहीं है कि सब एक ही साथ इज इक्वल टू में हो सकता है कोई एक ही इज इक्वल टू होल्ड करे, तो हम कहेंगे पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। अभी एग्जांपल करेंगे, रुक जाओ पहले लिख तो लो। a इज लेस देन 0, c इज लेस देन 0। इसका प्रूफ नहीं आता है, इसलिए बच्चे हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। सिर्फ आपको क्राइटेरिया यूज करना आना चाहिए। नेगेटिव डेफिनिट केस 4। नेगेटिव डेफिनेट समझ में आ गया? जो भी डिग्री ये स्क्वायर वाले टर्म्स है ना, उनके कोफिशिएंट के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। अगर वो नेगेटिव और ए बी बी सी पॉजिटिव है डिटर्मिनेंट, तो नेगेटिव डेफिनेट हो गया। नेक्स्ट, a इज लेस देन इक्वल टू 0,
सी इज लेस देन इक्वल टू 0, ये आगे ए बी बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया नेगेटिव सेमी डेफिनेट। समझ में आ गई बात। और एक है केस फिफ्थ जो कि डिटर्मिनेंट पे ही डिसाइड हो जाता है। ए बी, आपने ध्यान दिया डिटर्मिनेंट पे, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट के नेगेटिव होते ही इनडेफिनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनडेफिनेट, जिसका कुछ पता नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं इनडेफिनेट। तो ये पांचों स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आपको समझ में आ गया, याद हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि इसको अप्लाई कर सके कि किस तरीके से इनको अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन 4x² बी रेडी, क्योंकि एक हम कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाला आपको करना होगा। 8xy प्लस 5y²। तो लिखेंगे बच्चे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2bxy प्लस cy²। वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 4, 2b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 5। तो b इज इक्वल टू 4 मिल गया। अब आप निकालोगे a b b c। a कितना है, 4 4 4 5, 5 4 जा 20 माइनस 16 कितना आ गया, 4 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 0। और a खुद क्या है, ग्रेटर देन 0। व्हाट इज c, ग्रेटर देन 0। ये किसका क्राइटेरिया होता है, जल्दी बताओ। सब ग्रेटर देन 0, a b c b और डिटर्मिनेंट भी, किसका क्राइटेरिया होता है ये, बोलोगे ही नहीं। ये होता है पॉजिटिव डेफिनेट का। मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही आप तक, सब कुछ तो सही है ना। ये हो गया पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है बच्चे, अब एक क्वेश्चन जरा आप लोग करो तो, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, फिर बाद में हम भी करेंगे, लेकिन आप जरा इसको करो। और क्या है ये आप मुझे बताओ। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो। देखो बच्चे, इसको करना कैसे है, फिर इसको आप जब कंपेयर करोगे तो पहले लिख दो ना अच्छे से, -x² प्लस 6xy माइनस 9y², जिसका जो ऑर्डर है, पहले x² आता है, फिर x इंटू वाई वाला टर्म आता है, फिर y² वाला आता है। तो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2bxy प्लस cy², वी गेट a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, -1। a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, -1। 2b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 6। c इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, -9। b इज इक्वल टू हो गया 3। b इज इक्वल टू हो गया क्या, 3। अब जरा आप देखो कि a इज इक्वल टू -1 जो कि नेगेटिव है, c इज इक्वल टू -1 जो कि नेगेटिव है। और अब a b b c का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a इज -1, b इज 3, 3 c इज -9, 9 माइनस 9 0। मैंने क्या कहा था, अगर एक भी चीज 0 आ गई तो फिर हम डेफिनेट नहीं होते हैं, हम क्या हो जाते हैं, सेमी हो जाते हैं, हाफ। नेगेटिव सेमी डेफिनेट। एक और स्पेशल केस है जो कि बाद में ऐड हुआ था, और 15.9 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन मेनी वेरिएबल्स। अच्छा, एक और केस है, ये भी ऐड हुआ है ना शायद, हाँ। ठीक है बच्चे, देखना अभी एक और टॉपिक है, आज लास्ट क्लास नहीं होगा क्योंकि ये एक नया चीज ऐड हुआ है। और एक बार मुझे सिलेबस में कंफर्म करना पड़ेगा कि 15.9 अब आपके कोर्स में है या नहीं। इस सेक्शन 15.9 काफ़ी पहले नहीं पढ़ाया जाता था, ये 1-2 साल पहले ऐड हुआ था, फिर आपका सिलेबस चेंज हुआ है। तो इस बार अब मुझे देखना पड़ेगा कि डाला है या नहीं डाला है। ठीक है,
एक बार चेक करके फिर हम नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो इसको करवाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीपी करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, या फिर असाइनमेंट भी कर सकते हैं, जो होगा देख लेंगे, पहले पी ही करेंगे। एक टॉपिक लिखना, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स quadratic forms with linear constraints, with linear constraints। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मिल गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर, और सब्जेक्ट टू लीनियर कांस्टेंट, मतलब इसको भी ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। सब्जेक्ट टू है तो बच्चे आप एक काम कर सकते हो कि यहां से ना y इज इक्वल टू एक्सप्रेस करके, ना कुछ समझ में आए तो y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स बाई क्यू, तो इसमें डाल देना, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म इन x, और फिर आप उसको डिसाइड कर देना कि ये जो है मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन अगर याद कर सकते हो तो एक फॉर्मूला याद कर लो, 0 p q p a b और फिर है क्यू बी सी। इस डिटर्मिनेंट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि ये अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर ये हो जाएगा नेगेटिव डेफिनेट, ये अगर नेगेटिव हुआ ये हो जाएगा पॉजिटिव डेफिनेट। उल्टा होता है ये बच्चे, क्योंकि बीच में जब हम लोग प्रूफ करते हैं ना, बीच में एक रिजल्ट आता है, उसमें इसके आगे माइनस लगा होता है, और फिर पूरे क्वांटिटी का देखना होता है। तो जब डिटर्मिनेंट पॉजिटिव तो माइनस के साथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट हो जाता है, इस डिटर्मिनेंट का अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव डेफिनेट, और नेगेटिव तो पॉजिटिव डेफिनेट। एक क्वेश्चन इस पे करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है, एग्जामिन डेफिनेटनेस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तब लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bxy प्लस cy स्क्वायर सब्जेक्ट टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। हमें क्या मिलेगा बताना जरा, a इज इक्वल टू 1 माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1, यहाँ से कंपेयर करो, 2 इज इक्वल टू 1। अब हम चेक करेंगे डिटर्मिनेंट 0 p q a b e c, डिटर्मिनेंट को 0 p1 q1 1 1, a इज 1 b इज 1 1 1, सब 1 1 ही आ गया। और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कि दो कॉलम सेम है। अभी आपने पढ़ा नहीं है 12 13 14 में, वैसे आप निकालोगे तो 0 इंटू दिस माइनस दिस, तो ही हो जाएगा। फिर -1, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट कितना तो याद ही होगा, -1 के साथ फिर किसका किसका करोगे, इन दोनों का करोगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0, फिर +1 के साथ इसके साथ करोगे तो फिर दिस माइनस दिस, ये भी आ जाएगा 0, सब आ गया 0। 0 के केस में क्या कहेंगे बच्चे, पॉजिटिव होता है तब तो नेगेटिव, और नेगेटिव होता है तब तो पॉजिटिव। एक मिनट बच्चे यहाँ देखो, 2b इज माइनस 2b क्यों, प्लस होता ना कंपेयरिंग विथ, ऊपर का देख करके मैंने माइनस लिख दिया, प्लस 2b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू -1, यहाँ आ जाएगा -1 और -1। अब सीन बदल जाएगा, तो के लिए तो हमने पढ़ाई नहीं है इसमें, ध्यान दो। अब 0 इंटू 0 जिस कॉलम में है और जिस रो में उसको इग्नोर कर देते हैं, बाकी बचे हुए को हम लोग सॉल्व करते हैं।
0 इंटू माइनर करके लिखे 0 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 1, फिर इसके साथ आ जाएगा -1 इन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गया 1 1 -1 1, फिर 1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया 1 1 1 -1, दिस इज 0 -1 इंटू 1 + 1 2 +1 इंटू -1 -1 -2, दिस इज -2 कितना आ गया -4 नेगेटिव। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म इज क्या? पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट। समझ में आई बात? इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। और 15.9 जो है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन मेनी वेरिएबल्स, ये अगर होगा भी तो असाइनमेंट वाले क्लास में ही करवा देंगे, या फिर एक और क्लास मुझे इसका लेना पड़ जाएगा। तो एक बार कंफर्म होकर के आप लोग मुझे अपना अपना सिलेबस भेज दें। एक जन भी भेज देगा तो भी ठीक रहेगा, नहीं होता है तो रीडिंग का फर्स्ट पेज जो होता है ना वो भी आप मुझे भेज सकते हो, पे सिलेबस लिखा रहता है, वहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि क्या क्या एक्सक्लूडेड है क्या डिलीटेड है। तो अभी फटाफट आप लोग मुझे भेज दो। और आज का टाइम तो हो ही गया, उस टॉपिक के लिए 45 मिनट्स चाहिए, उसको नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे बच्चे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो 15.9 होगा, नहीं तो फिर पीपी असाइनमेंट में से कोई एक चीज़ हमारा चैप्टर 15 का स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।